हमारे स्पेशल गेस्ट कार्यक्रम में आज हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराना चाह रहे हैं जिनके अंदर देशभक्ति का जज्बा था, लेकिन शाकाहारी होने के नाते वह उस सेवा से हटकर समाज सेवा से जुड़े। साथ ही समाज सेवा के साथ साथ बजरंग दल से भी इनका नाता रहा और एक संगठन, अच्छा संगठन इन्होंने खड़ा किया। इसके साथ ही अभिभाषक परिषद जो संभाग का सबसे बड़ा संगठन है, उसके ये अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और पहले भी पूर्व में भी अध्यक्ष रहे। और इनका सेवा भाव जो अभिभाषकों के प्रति है वह सबको जगजाहिर है। ऐसी शख्सियतें हमारे साथ मनोज पुरी एडवोकेट जी। मनोज पुरी एडवोकेट जी से इनकी कहानी, इनकी जुबानी हम सुनेंगे। साथ ही संभाग का सबसे बड़ा जो अदालत है कोटा की, जिनकी समस्याएं मिनी सचिवालय का नहीं होना, राजनीतिक लोगों की उपेक्षा का कारण, ये सब इनसे हम बखूबी जानेंगे। इस हफ्ते के स्पेशल गेस्ट में मेहमान हैं। आइए बात करते हैं एडवोकेट मनोज पुरी जी से। मनोज जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। मनोज जी, आपकी जो देश सेवा की कहानी से लेकर अभिभाषक परिषद की यात्रा और साथ ही संगठन में आप बजरंग दल सब में आपने काम किया, इसकी कहानी हमारे दर्शकों को बताएं। मैंने लगभग 1986 में 84 में 10वीं पास की थी। जी जी। 11th में था उस टाइम। अपने JK लोन हॉस्पिटल है, उसके सामने सेना का भर्ती दफ्तर है। जी जी। मैं वहां से निकला तो मैंने वहां लिखा देखा था, एक बोर्ड लगा हुआ था बहुत बड़ा, ज्वाइन द इंडियन नेवी एंड सी द वर्ल्ड। जी। और फौजियों की ड्रेस में बड़ा एक आकर्षक मतलब वो था। मेरे मन में आया यार इसमें ही जाया जाए। जी जी। तो मैं सेना में भर्ती होने के लिए, नेवी में भर्ती होने के लिए भर्ती दफ्तर चला गया। जी। वहां पर फर्स्ट टाइम में मेरा मेजरमेंट वगैरह हुआ तो उन्होंने मिनिमम उनकी रिक्वायरमेंट 48 किलो वेट थी जी। और मेरी वजन उस टाइम 46 किलो निकला। उन्होंने कहा बेटा, सतपाल सिंह जी कर्नल थे उस टाइम वहाँ पे। जी। उन्होंने कहा बेटा वजन कम है, थोड़ी तैयारी करो फिर आना, 6 महीने बाद दोबारा भर्ती निकलेगी। जी। अपने मौका पड़ा, मैं रविंद्र ये भैया जी के नाम से, बिल्कुल, रविंद्र त्यागी के चाचा जी थे। जी जी। तो वो चंबल गार्डन में जाया करते थे, वहाँ मालिश वगैरह करने का, खड़ा होकर उनका यहाँ बुर्ज के वहाँ खड़ा भी था। बिल्कुल। मैं उनके संपर्क में आ गया और उनके साथ मैंने एक्सरसाइज वगैरह शुरू करी। 6 महीने बाद में जब मैं वहाँ पे गया तो मेरा वजन 49 किलो था। जी। और जो सेना के जितने भी फिजिकल रिक्वायरमेंट होते, मापदंड होते हैं, वो मैंने सब पूरे किए। दौड़ वगैरह, उनकी जो चिनअप वगैरह, पुशअप वगैरह लगाना, ये करना जो भी। उसके बाद एक रिटर्न टेस्ट हुआ, उसको मैंने पास कर लिया। फर्स्ट बार में हम रिटर्न टेस्ट में बैठने वाले उस टाइम लगभग 98 लड़के थे जी। और उसमें से हम 3 लड़के सेलेक्ट हुए थे। मेडिकल वगैरह सब करके हम 3, एक विज्ञान नगर रहता था, एक सवाई माधोपुर के पास था, एक में था। जी। और उसके बाद नया नया जज्बा था तो सेना में भर्ती का नंबर भी आ गया। और INS मांडवी गोवा के आगे, वहां पर हमारे को ट्रेनिंग सेंटर मिला। यहाँ से सेना ने वो बना के दे दिया कागज वागज जो भी यात्रा के होते हैं, और हम चले गए यहाँ से तीनों। जाते ही वहां पर आप समझ सकते हो 16 साल की उम्र का एक लड़का, यहाँ से जो कभी कैथून भी हमारे घर वालों ने अकेला नहीं जाने दिया था। बिल्कुल। डायरेक्ट वहां पहुंच गए। वहां जाके देखा समुद्र के बीच में ट्रेनिंग सेंटर है, वो बड़ी रात में समुद्र की आवाजें, और बड़ा मतलब अजीब सा लगा। रात भर तो नींद नहीं आई। उसके बाद फिर वहां पर जो उसका वो देखा तो, और सब ठीक है, सैनिकों की जो ट्रेनिंग होती है बड़ी कठिन होती है, सुविधा सीधी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 किलोमीटर की रोज दौड़ लगाना, उसके अलावा रात में ड्यूटी करना, दिन में भाग दौड़ पूरा अपना सारा 4:30 बजे से उठ करके रात की 10 बजे तक का जो था। और उसके बाद भी रात में ड्यूटी लग जाती थी 4-4 घंटे की, 10 से 2, 2 से 6 इस तरह की।
तो इस प्रकार का एक कठिन वो था। वो सब बातें तो सहन करने योग्य थी, लेकिन क्योंकि मैं शुरू से ही गोस्वामी समाज का हूँ, शुद्ध शाकाहारी आदमी हूँ। जी अब वो जगह ऐसी थी जहाँ पर जाते ही सबसे फर्स्ट दिन ही नाश्ते में अंडे, फिर मछली और चावल। रोटी तो मिलती थी मंगलवार के दिन, बाकी दिन चावल और मछली। सब्जियां दुनिया भर की दे देंगे, लेकिन रोटी नहीं। जी जी चावल मैं खाता नहीं था उस टाइम। और मतलब 90% से, मतलब 98% ही आदमी मानो जो वेजिटेरियन नहीं थे, सब नॉन वेज थे। जी जी तो उससे मैं बहुत परेशान हो गया। 15-20 दिन बाद एक मेरे से पूछा है वहाँ के जो अधिकारी थे, उन्होंने, भाई क्या परेशानी? मैंने कहा साहब ये खाने पीने का मेरा बैठेगा नहीं। जी जी और घर वालों ने भी, तो ये पिताजी चिट्ठी लिखते थे, अगर मीट मांस खाएगा तो गौ का मांस खाएगा, और इस प्रकार से, और वो इस प्रकार की बातें लिखते थे। तो मैंने फिर वहाँ पर कह दिया साहब मैं वापस जाना चाहता हूँ। लगभग 3-4 महीने में वहाँ रहा। उसके बाद सेना से मंजूरी मिली और तब जाकर के मैं जी वापस आया। उस टाइम मेरे से वहाँ का जो कोमोडोर था, सबसे बड़ा अधिकारी, उसने पर्सनल बुला करके पूछा था कि भैया तू यहाँ से जा रहा है, बड़े जाने वाले लोग रिक्शे चलाते हैं, धक्के खाते हैं, नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, क्यों जा रहा है? जी जी तो उस टाइम अनायास ही मेरे मुंह से निकला, साहब मेरे को तो लॉयर बनना है। जी अनायास ही उस टाइम 10वीं की पास परीक्षा पास की थी, लेकिन मैंने वहां, अरे लॉयर वॉयर कुछ नहीं बनेगा, रिक्शा चलाएगा। मैंने कहा साहब लॉयर बनूंगा मैं। और वहां से आया, उसके बाद मैंने आगे पढ़ाई करी, लॉयर भी बन गया। आज बार एसोसिएशन में तीसरी बार अध्यक्ष हूँ। जी एक बार सेक्रेटरी रहा। वकीलों का बड़ा स्नेह और विश्वास मुझे मिला हुआ है। जब भी 2-3-4 साल होते हैं, वकील परेशानी में होते हैं, मुझसे खुद आग्रह करते हैं और चुनाव में खड़ा होने की, और जीतते आ रहे हैं। जी और उस विश्वास के नाते उनको उसको बनाए रखने का काम भी, पूरा पूरा प्रयास भी मैं करता हूँ। जी बाद में मैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वगैरह से जुड़ गया। बजरंग दल में भी हमने एक बहुत अच्छा का संगठन यहाँ पे खड़ा किया। जी फिर संघ के कुछ अधिकारियों ने कहा कि भाई आपको हिंदू जागरण मंच में काम करना है। हमने जी कहा भाई हिंदू जागरण मंच में कितने कार्यकर्ता हैं, कौन है? कोई कार्यकर्ता नहीं है, एक लेटर पैड है और आप हो। अब आपको सारी की सारी जमानी है। वहां से हमने हिंदू जागरण मंच शुरू किया था। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने वो काम किया होगा कि 1151 लोगों को एक साथ तलवार, शस्त्र धारण कराने का कार्यक्रम दशहरे के दिन हमने, ये अपने उम्मेद जो भवन है खेड़ी फाटक में, जी जी यहाँ पर मंच लगा करके दशहरे के दिन किया था। अच्छा शस्त्र पूजन का कार्यक्रम, सबसे बड़ा शस्त्र पूजन का कार्यक्रम था, जिसमें तलवार लेकर के लोग शस्त्र पूजन कर रहे हो। जी और उससे शहर में एक बहुत बढ़िया माहौल बना था। हमने मतलब लगभग 5,000 लोगों को बेसबॉल के बल्ले धारण कराए। एक बहुत बड़ा अच्छा सुव्यवस्थित अच्छा संगठन बन गया था। जी जी तो जहां भी काम दिया गया, हिंदू जागरण मंच में दिया, बजरंग दल में दिया, विश्व हिंदू परिषद में दिया, प्रामाणिकता के साथ करने का प्रयास किया। लोगों के भरोसे और विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास किया। जी अनंत चतुर्दशी में भी मैंने काम किया। बहुत बहुत मुझे वहां का प्रभारी बनाया। उस टाइम जुलूस रामपुरा से नहीं निकलता था। रामपुरा वालों की मांग थी कि भाई रामपुरा से जुलूस निकलेगा तभी हम जुलूस में जुड़ेंगे। जी हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता के नाते उस टाइम हमारे पास बहुत बड़ी कार्यकर्ताओं की शक्ति थी। उसके दम पर हमने शहर में एक माहौल बनाया और मुख्यमंत्री जी से बात करी। बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली। कलेक्टर साहब थे उस समय, तन्मय कुमार जी। जी जी उन्होंने कहा भाई परमिशन नहीं मिलेगी। ऐसी परमिशन मिली है कि जुलूस किधर से जाएगा, गणेश जी इधर से जाएंगे। हमने कहा भाई लाड़ा अलग से जाता है और बारात अलग से जाती है, ऐसा तो कोई देखा नहीं है। जी जी तो साहब जुलूस तो जिधर से जाएगा उधर से ही गणेश जी जाएंगे, उधर से जुलूस जाएगा। देखते हैं कल क्या जी होता है। बड़ा प्रशासन ने दबाने का, डराने का, धमकाने का, हमारे नाना दादा परदादा तक के नाम प्रशासन ने तैयार कर लिए और बड़ी दामादूम मचाई। जी इन कार्यकर्ताओं की ताकत के दम पर हमने बक्सपुर की कुंडी की गली से जुलूस को निकाला और आज तक वहां से जुलूस निकलता आ रहा है। अब रास्ता भी चौड़ा हो गया, सब कुछ जी बढ़िया हो गया। पहले तालाब में जलकुंभी की बड़ी परेशानी रहती थी, उसके लिए भी बड़ा विरोध किया। जी सफाई की मशीन भी आई, वहां पे गांठ भी बन गए। तो जहाँ भी मतलब जो भी काम मिला है उसको हमने करने का प्रयास किया है। जी मनोज जी, संभाग मुख्यालय कोटा, लेकिन और अदालत में वकीलों की संख्या, मोक्कल भी बहुत ज़्यादा है, जी। लेकिन अभी तक भी न तो यहाँ का विस्तार, न कोई व्यवस्थाएं सही। क्या राजनीतिक उपेक्षा मान सकते हैं? राजनीतिक उपेक्षा का तो शिकार पूरा कोटा ही रहा है। जी जब भी तो आईआईटी यहाँ से चली गई, बिल्कुल मसाला उद्योग भी यहाँ से चला गया था, एयरपोर्ट भी यहाँ उसी टाइम जब पिछली बार बीजेपी की सरकार थी जब भी बनना था, लेकिन झालावाड़ चला गया। तो मतलब बहुत सारी चीजों में तो हम उपेक्षा के शिकार हो गई। जी जी और उसमें हमारी आपसी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता यहाँ पे है, बीजेपी कांग्रेस।
नेता एक दूसरे का सहयोग नहीं करते, उस कारण से हुआ है। अभी आप देख रहे होंगे उदयपुर में जो पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है उदयपुर, और हमारे यहाँ भी इतना ये मुकुंदरा हिल्स भी बन गया, चंबल रिवर फ्रंट भी बन गया, सिटी पार्क भी बन गया, दुनिया भर की चीजें हमारे यहाँ पर है। जी उसके बावजूद भी हम पर्यटन के क्षेत्र में नहीं डेवलप हो पा रहे, नहीं लोग आ रहे हमारे यहाँ। तो बिल्कुल उसका कारण क्या है? वहाँ उदयपुर में क्यों लोग जाते हैं? यहाँ भी ऐतिहासिक महत्व की चीजें हैं। कोटा तो पूरा, कोटा ऐसा कोई शहर ही नहीं है देश में जो पूरे एक कोर्ट से बंद किया हुआ हो। बिल्कुल ऐसा शहर जिसके दरवाजे लग जाते हो 7 बजे बाद, कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता हो, ऐसा शहर पूरे देश में नहीं है। बिल्कुल उसके बाद भी कोटा में पर्यटक नहीं आते, तो कहीं ना कहीं हमारी कुछ ना कुछ कमजोरी है, इसी कारण से नहीं आते। जी उदयपुर में मैंने ये देखा है कि वहाँ पे नेता कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, वहाँ की मांग के लिए एकजुट है। बिल्कुल हाई कोर्ट बेंच की मांग हमने कई बार करी, पिछले 20 साल से लड़ते आ रहे हैं, चिल्लाते आ रहे हैं। उदयपुर वालों, उदयपुर में हाई कोर्ट की बेंच अब तक खुल चुकी होती है अगर हम कोटा में वाले विरोध नहीं कर रहे होते तो। लेकिन कोटा में बेंच खुलाने का उतना जोरदार तरीके से राजनीतिक स्तर पर प्रयास आज तक नहीं हुआ, बिल्कुल, चाहे किसी की भी सरकार किसी की भी सरकार हो, उसमें कोई ये बीजेपी कांग्रेस की नहीं, जी किसी की भी सरकार हो, लेकिन जिस स्तर पर प्रयास होना चाहिए ना, और जिस दृढ़ता और मजबूती के साथ होना चाहिए, वो नहीं हुआ। जी अभी वर्तमान में हमने माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी जो चुनाव जीते, उसके बाद हमारी अदालत परिसर में उनको अभिनंदन कार्यक्रम में बुलाया था। जी हमने उनसे मांग की है कि अभी केंद्र में भी हमारी सरकार है, यहाँ भी हमारी सरकार है, परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल है। उदयपुर में भी पहले गुलाब चंद जी कटारिया के कारण बहुत राजनीतिक उसमें वो मजबूत आदमी थे, अब वो भी राज्यपाल बन गए। बिल्कुल और मतलब ऐसा कोई प्रतिद्वंदी इस समय राजस्थान में नहीं है। तो मैंने कहा भाई साहब आप प्रयास करो, तो एक बार अगर आप कोशिश करोगे तो शायद हाईकोर्ट की बेंच की मांग। उन्होंने कहा भाई जो भी कुछ हो सकेगा मैं करूंगा। जी अब कोर्ट परिसर की जहां तक बात है, तो कोर्ट परिसर तो 80 साल पहले अदालत थी, उसी स्थान पे अदालत है। बिल्कुल 80 साल पहले मुश्किल से 30 पे 15-20 वकील होंगे जी 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 इस अदालत परिसर में काम करते थे। अच्छा 15-20 वकीलों के लिए भी वही अदालत, और आज 4000 वकील हो गए, उनके लिए भी वही अदालत। तो हम 2 कमरे के मकान में परिवार में माँ पति पत्नी और 2 बच्चे रहेंगे, वहां तक तो ठीक है। लेकिन दोनों बच्चों की शादी हो जाएगी, उनके पोते आ जाएंगे, पड़पोते आ जाएंगे, वो भी 2 कमरे में रहते रहेंगे, तो क्या स्थिति होती है? बिल्कुल वही स्थिति से अदालत परिसर की है। जी 15-20 अदालतें तो किराए की बिल्डिंगों में चल रही है, और जिनके भवन में किराए में चल रही है उनको मजा आ रहे हैं, बिना बात सरकार का पैसा व्यर्थ हो रहा है। बिल्कुल हम वर्षों से मांग कर रहे हैं साहब कोई ना कोई जगह दे दो, जगह दे दो। ये अपने पेट्रोल पंप के पीछे जगह भी हमारे को मिली 2018 में, जब मैं अध्यक्ष था उस टाइम जी जी जगह आवंटित हुई। 7 मंजिला या 5 मंजिला भवन बनने का नक्शा भी जी पास हो गया, राजस्थान हाई कोर्ट से बजट भी आ गया, टेक्निकल स्वीकृति भी हो गई, मैं हट गया। 2019 में दूसरे आ गए। 5 वर्ष तक किसी ने भी इस बात का प्रयास नहीं किया कि सेना ने जो आपत्ति की है उसको किसी तरह से रिमूव कराया जाए। बिल्कुल अभी जब मैंने काम संभाला तो मैंने देखा भाई इसमें मुश्किल क्या आ रही है। हिसाब सेना ने आपत्ति कर रखी है, 7 मंजिला भवन बनाने की हम अनुमति नहीं देंगे, जी और 150 मीटर तक कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। ये जो अपने माला रोड है ना, हाँ इस पे एक ग्वालेरा वालों की एक बिल्डिंग है, वो भी सेना के उसी कैंपस से लगती हुई है। जी उधर भी सेना का कैंपस है, इधर भी सेना का कैंपस है, यहाँ खत्म हो रहा है, उधर शुरू हो रहा है। अब उसमें 8 मंजिला 9 मंजिला की स्वीकृति दे दी सेना ने। हाँ तो एक प्राइवेट आदमी को बिल्डिंग बनाने के लिए, जिसमें कोई भी आदमी आकर के रह लेगा मकान खरीद करके, चाहे वो किसी दूसरे देश का एजेंट हो कि जासूस हो कि और कोई हो, उसको अनुमति दे दी। जी जी और अदालत एक सरकारी भवन न्यायालय का, जिसमें शाम को 5 बजे बाद ताले लग जाते हैं, पुलिस वाले रहते हैं, और छतों पर जाने का किसी का काम नहीं रहता, बिल्कुल उसके लिए अनुमति नहीं मिली। और 5 वर्षों में हमारे में से किसी ने कोई प्रयास नहीं किया। अभी मैंने लोकसभा अध्यक्ष जी को इस बारे में ध्यान दिलाया है, हमारे जज साहब ने भी प्रयास किए हैं, कोटा कलेक्टर साहब भी प्रयास कर रहे हैं, सब मिलकर के हम कोशिश कर रहे हैं कि इस आपत्ति को का निराकरण कराया जाए। जी 7 मंजिल में सेना को आपत्ति है तो हम उसको रिवाइज नक्शा कर लेंगे, 5 मंजिल कर देंगे। जी 5 बजे बाद वो बंद हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और भी वो चाहेंगे कि उधर खिड़कियां मत खोलो, दरवाजे मत खोलो, तो नहीं खोलेंगे। जी और देश की अदालतें, कोई विदेश में पाकिस्तान की अदालतें हैं, पाकिस्तान के लोग तो आ नहीं रहे हैं, तो बिल्कुल कोशिश करेंगे। उन्होंने भी आश्वासन दिया है, राजनाथ सिंह जी से बात करेंगे, जिस स्तर पर बात होगी करके इसको रिवाइज कराने की कोशिश करेंगे, इस समस्या का निराकरण करें। जी और उसके बाद हमने दूसरा विकल्प दिया, सेंट जॉन स्कूल की जमीन है पास में हमारे पास है, बिल्कुल बिल्कुल अभी हमारी पार्किंग वही होती है, जितना परिसर अदालत का वर्तमान में उतना ही परिसर वो है, और बिल्कुल लगा हुआ है। अब अदालत में इतनी सारी अदालतों का निर्माण हो रहा है, सब चल रही है, हमारे चैम्बर्स वगैरह बने हुए हैं। इस पेट्रोल पंप वाली जमीन से भी ज्यादा सुटेबल हमारे लिए
वो सेंट जॉन स्कूल वाली जमीन है, जिस बिल्कुल पर बिना बात कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, वो किसी काम नहीं आ रही। जो बिल्कुल लोग उस जमीन की देखभाल करने के लिए लगाए हुए थे कर्मचारी, उन्होंने मकान बना लिए वहां और वही कब्जा करके रह रहे हैं। जी जमीन सरकार के खाते में 1898 या दो उसमें उनको लीज पर दी थी 100 वर्ष के लिए। जी वो लीज 1999 में खत्म हो गई। अब वो हाँ, सरकार के खाते में है और अनाधिकृत रूप से कुछ लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा है। हमने इस बात पे भी ध्यान दिलाया कि इसको, इस कब्जे को हटाया जाए, राजस्थान सरकार इसका अधिग्रहण करे। अधिग्रहण भी करने की जरूरत नहीं, खुद की है, खुद ही के सरकार के खाते में है। तो उनको अतिक्रमण को हटाए और उसको कब्जे में लेकर के हमारे को हैंड ओवर करे, कब्जा हमारे को दे, हमारे नाम अलॉट करे। राजस्थान हाई कोर्ट बजट देने को तैयार है और वहां पर हमारी बिल्डिंग बन सकती है। जी पार्किंग की समस्या भी समाप्त हो जाएगी, जो अदालती किराए के भवन में चल रही है वो भी समस्या समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल और बढ़ती हुई जो वकीलों की संख्या है उनके बैठने की व्यवस्था भी हो बिल्कुल सकेगी। सही। तो जो कुछ हमसे हो सकता है हम प्रयास कर रहे हैं। मनोज जी, संभाग मुख्यालय होने के बावजूद यहाँ मिनी सचिवालय का अभाव है। यानी जो आप बता रहे हैं कि एक मिनी सचिवालय हो तो जी उसमें अदालत भी हो और सारी ऑफिस एक जगह, ताकि आम आदमी जो काम के लिए जाए उनको भटकना नहीं पड़े। ये किस कारण से देखो, नहीं ये हो मिनी पाया? सचिवालय का जो मामला है ना, जी सर। इसमें तो अब हमें तो लगता है इसमें पढ़ना और अपने आप को धोखा देना ही है। जी हम चाहते हैं कि ये जमीन सेंट जॉन स्कूल वाली हमारे को दे दो तो मिनी सचिवालय का काम हो गया। बिल्कुल, पास की पास ही सर। अदालतें जहाँ की जहाँ बिल्कुल रह जाएगी, सारे कलेक्ट्रेट वगैरह जितने भी सरकारी भवन है सामने है। जी तो एक तरह से वो मिनी सचिवालय ही हो गया। सरकार को मिनी सचिवालय नहीं बनाना पड़ेगा, उसके खर्चे से बच जाएगी। और अदालतें जहाँ की जहाँ रह जाएगी, आम आदमी की पहुंच में है, लोगों को वेल आइडेंटिफाइड जगह है कि जी। भाई कोर्ट यहाँ है, सबके आने का स्टेशन पास में, बस स्टैंड पास यानी में है। सभी उनको सा- सभी सावधान हाँ, एक जगह मिल सब जाए। जहाँ की जहाँ रह जाएंगे और किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। जी अब मिनी सचिवालय की जहां तक बात है, दारीवाल जी कह गए कि हवाई अड्डे के यहाँ मिनी सचिवालय बनना चाहिए। हम्म अब कब तो हवाई अड्डा वहां बनेगा, कभी वहां से जाएगा, कब मरेगी सासुर, कब आओगा आंसू। इस चक्कर में जाने कितनी सरकारें बदल जाएगी, योजनाएं बदलती रहती है, नेता आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये जनता के साथ एक कुठाराघात ही होता है। जैसे हवाई अड्डे का हमारे अब जाकर के काम शुरू होने लगा है, जी कितने सालों से चल रहा है। तो इस प्रकार से अभी जेल में भी बात चल रही है कि जेल को शिफ्ट करके और जगह हम्म, और मिनी सचिवालय यहाँ पर यहाँ बनाने बनाए। की भी एक योजना सरकार की तरफ से चल रही है। जी जी लेकिन उसमें भी अब आप, अभी तो जेल की जगह ही नहीं है। फिर जेल के लिए जगह मिलेगी, फिर जेल का भवन बनेगा, कम से कम 3-4 साल तो बिल्डिंग जेल बिल्कुल की बनने बिल्कुल के लिए चाहिए। फिर जब बिल्डिंग वहां चली जाएगी, फिर ये पूरा डिमोलिश होगा, फिर बिल्कुल। यहाँ पर मिनी सचिवालय का भवन बनेगा। तो मेरे को लगता है इस सरकार के कार्यकाल में संभव नहीं हो पाएगा। यानी 5-7 साल का। 5 साल 8 साल का प्रोजेक्ट है। बिल्कुल तो बिल्कुल इतना लंबे में तो हमारे यहाँ अदालत में वकील एक दूसरे की छाती पे चढ़ जाएंगे, इतने हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अदालतें खोलने के लिए सर हाई कोर्ट कहता है कि अदालतें ज्यादा खोलो, मुकदमों की संख्या बढ़ रही है। तो कोर्ट खोलने के लिए जगह नहीं है, वकीलों के बैठने की जगह नहीं है, पक्षकारों के आने की वो रुकने की जगह नहीं है। बिल्कुल। सारा अभी आप देखो, अदालत में 1 लाख से ऊपर का लाइट का खर्चा आता है, जी जिसको बार एसोसिएशन कोटा पे करती है सरकार को, केईडीएल को। अच्छा। ये तो सरकार का बार है, हमारा ऊपर से पड़ रहा है। हाँ हाँ कह दिया भाई ये लाइट का बिल हम क्यों पे करें। बिल्कुल वहां पक्षकार आते हैं, वो बैठ रहे थे टीन टप्पर के नीचे, हमने तो पंखे लगा रखे हैं, बिल्कुल। लेकिन पंखे भी हमारे, लाइट का खर्चा भी हमारा, पानी की कोई व्यवस्था नहीं, वो भी हमने कर रखी है। बिल्कुल तो पक्षकारों की आने की, बैठने की, पानी की, कैंटीन की, सबकी व्यवस्थाएं हमने कर रखी है। ये सरकार की जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल सही। इसलिए हमारा तो कहना है कि वो जमीन हमारे को दे दो, तो फिर हम कुछ कुछ कर लेंगे और जनता को समस्या से तुरंत निजात मिलेगी। जी मनोज जी, आप बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वर्तमान में भी है, पहले भी रह चुके, लेकिन आपके कार्यकालों में अ, वकीलों के कल्याण के लिए काफ़ी आपने मतलब काम किया, और आज वकील याद भी करते हैं उनको, और नई योजनाएं भी, मतलब नया जो रचनात्मक कार्य भी आपने शुरू किए हैं, क्या है वो ऐसे? देखो, 2010 से हमने एक वकील का हाथ मेरे सामने कटा था, आंखों देखा था मेरा वो, जी ये नयापुरा की पुलिया पर। जी तब से मेरे दिमाग में आई थी और हमने वेलफेयर का काम शुरू किया था। उसको धीरे धीरे मैंने शुरू किया, मेरे बाद मेरे आने वाले जो अध्यक्ष वगैरह थे उन्होंने उसको धीरे धीरे बढ़ाया, सब लोगों ने मिलकर के काम किया, और आज हम, अभी हमने और बढ़ाया है, पिछले जी 2 महीने पहले हमने बढ़ाया है। अभी किसी वकील की डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो हम उसके परिवार वालों को 4.5 लाख रुपए इमीडिएट 3-4 दिन के अंदर दे जी देते हैं। किसी वकील के हार्ट अटैक हो जाए, किडनी फेल हो जाए, लीवर के खराब हो जाए, कैंसर हो जाए, तो हम 75,000 रुपए उसको देते हैं। पहले 50 देते थे, अभी हमने 75 किया है। जी किसी के फ्रैक्चर हो जाए, टांग जो एक कुल्ले का जोड़ वो टूट जाए, 25,000 रुपए देते हैं। साधारण बीमारियों में हम 10,000 रुपए इस प्रकार से सहायता देते हैं। जी तो वकीलों को सरकार की तरफ से कुछ मिलता नहीं है। सरकार हमारे ऊपर कानून लगाने के लिए है बस केवल। हाँ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो जो वहाँ देखते हैं ना, कपिल सिब्बल और हाँ, वो जो बड़े बड़े वकील हैं, हाँ,
उनके स्टेटस को देख करके सुप्रीम कोर्ट फैसले पास करता है कि वकील हड़ताल नहीं कर सकता, वकील डिमांड नहीं कर सकता, वकील। अभी एक ने कहा कि वकील है ना जो अपने जूनियर को 20,000 रुपए महीना स्टाइपेंड दे, ये भी आया एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। जी। तो वो उनका स्ट्रक्चर देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, और वहां का वो देख रहे हैं, लाखों रुपए की फीस देख रहे हैं। यहाँ ये नहीं देख रहे कि यहाँ पर वकीलों की वर्तमान में हालत क्या है। उसको बैठने के लिए टीन टप्पर नहीं है, छाया नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, रास्ते में चलता है तो सड़कों में बरसात में पानी भर जाता है, अदालत परिसर में नावें तैरने लग जाओ, ऐसी स्थिति है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको उपलब्ध नहीं करा पा रहे, दवाई के लिए पैसे नहीं है, मेडिकल बीमार हो जाए कोई नहीं है, पेंशन नहीं है, वकील को दे कुछ नहीं रहे जी। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग हमारी थी, हमने उसको यहाँ पे राजस्थान में आंदोलन हुआ, राजस्थान की सरकार ने एक एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पास कर दिया, वो जाकर के केंद्र में अटक गया क्योंकि उसमें कुछ खामियां यहाँ की सरकार ने ऐसी छोड़ दी कि नहीं वो पास होगा नहीं बनो कानून। तो मतलब आप बेवकूफ बनाने के लिए काम करो तो कुछ ऐसा करो ना कि परिणाम निकले। बिल्कुल। आपने कानून में ऐसी कमियां छोड़ दी कि केंद्र सरकार उसको लागू ही नहीं कर पा रही, पास ही नहीं कर पा रही, वहीं अटका पड़ा है। बिल्कुल। हमने इस बारे में भी अभी लोकसभा अध्यक्ष से कहा भाई कानून पास करने का, कानून बनाने का जो स्थान है वहां के सर्वोच्च पद पे आप बैठे हुए हैं, हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल वहां पड़ा हुआ है पेंडिंग, उसको कैसे जो भी उसमें कमी हो उसको पूरी करा करके राजस्थान में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो तो वकीलों को कुछ राहत मिल सके, क्योंकि आए दिन वकीलों को धमकियां मिलती है, मारपीट हो जाती है, घटनाएं घटती है। बिल्कुल। इससे भी वकीलों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। जी। आप क्या चाहते हैं सरकार से, प्रशासन से, कि अदालत में किस तरह की का विकास हो? देखो एक तो सड़क, कलेक्ट्रेट परिसर और अदालत परिसर, जी। जी। दोनों के बीच में एक सड़क है। जी। दिन भर भयंकर ट्रैफिक चलता है, सड़क पार करना बहुत कठिन है। कई बार वकीलों के एक्सीडेंट हो गए, किसी की टांग टूट गई, किसी का क्या हो गया, किसी का क्या। एक अंडर पास बनाने की या फुट ओवर ब्रिज बनाने की, दोनों ही बातें लगभग 20-25 साल से चल रही है। जो भी नेता आता है कहता हाँ ये तो छोटी सी काम है, करा देंगे, लेकिन किसी ने कराया नहीं। तो एक तो वो काम हो जाए तो इस समस्या के समाधान मिले ताकि लोग आराम से सुरक्षित रूप से सड़क पार कर सके, यानी सड़क हाँ का जो व्यवधान है वो खत्म हो। दूसरा वो जमीन हमारे को मिले सेंट जॉन स्कूल वाली, जी। तो अदालत परिसर का विस्तार हो जाए, वकीलों के बैठने के चेंबर बन जाए, बाकी जो अदालतें किराए के भवनों में चल रही है वो यहाँ आ जाए, एक जगह अदालत आ जाए, क्योंकि एक 1.5 किलोमीटर तक वकीलों को भागना पड़ रहा है। कॉमर्शियल कोर्ट वहाँ चल रही है खजाना हाउस में, इधर रेंट की कोर्ट वहाँ चल रही है सिविल लाइन में, MACD की कोर्ट 2-3 मंजिलों पे चल रही है। अरे जो 50 साल से ऊपर का वकील होता है उसकी हालत खराब हो जाती है, गर्मी में सीढ़ियाँ चढ़ने में, इनमें कोई बीमार होता है, कोई क्या होता है। MACD की कोर्ट में लूले लंगड़े टूटे फूटे आदमी आते हैं, जिनकी कोई का एक्सीडेंट है, किसी का क्या है, उनको चढ़ने में दिक्कत होती है। तो सरकार को इन बुनियादी चीजों पर ध्यान देना चाहिए और वास्तव में वकीलों की सबकी परेशानी को देखना चाहिए। तो वो परिसर उपलब्ध हो जाए, जो सड़क की समस्या का समाधान हो जाए, जो हमारे टीन टप्पर लग रहे हैं इनसे निजात मिले, पक्की निर्माण हो, उन पर बढ़िया आराम से बैठने की व्यवस्था हो। तो क्या मतलब आजादी के 80 साल बाद जब कह रहे हैं कि देश हमारा वहां जा रहा है तरक्की पे, विश्व गुरु बनने के वे, विश्व गुरु बनने पे जिसका आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान वकीलों का था, वो आज भी टीन टप्पर के नीचे संभाग मुख्यालय में पड़े हुए हैं, ये शर्म की बात है। बिल्कुल। और हम देश को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं। तो उस समस्या से समाधान इनका होना चाहिए। वकीलों के लिए, नए बच्चों के लिए स्टाइपेंड की व्यवस्था सरकार की तरफ से होना चाहिए। बिल्कुल। जब आप दुनिया भर के लोगों को, वोटों के लिए सिर्फ किसानों को इतने पैसे महीने में डाल देंगे, बुड्ढों को इतने पैसे महीने में पेंशन दे देंगे, वकील के लिए भी कुछ न कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। वो भी बुढ़ा होता है, वो भी समाज की सेवा करते करते जब वृद्ध हो जाता है तो उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उसकी भी पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। हम सरकार से यही चाहते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था है हो। मनोज जी, वकीलों का काम एक तनावपूर्ण होता है, यानी तनाव में ज्यादा रहते हैं क्योंकि वर्कलोड भी ज्यादा होता है। तो उनके परिवार या उनके लिए कोई रचनात्मक कार्य, खेल वगैरह आप आयोजित करते रहते हैं इस तरह के? हाँ, जैसे होली दिवाली होती है तो हम सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह कराते हैं जी। अभी 7 तारीख को हमारे दिवाली मिलन का कार्यक्रम है जी। होली होती है तो उस पर करते हैं, साल में एक आध बार पिकनिक वगैरह ले जाते हैं। इसके अलावा एक खेल पखवाड़ा बनाते हैं जिसमें 15 दिन तक हम वकीलों के, महिला वकील, पुरुष वकील सारे, क्रिकेट, ये दौड़ वोड़, साइकिल चलाना, शतरंज, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, फुटबॉल, इस प्रकार की सारी प्रतियोगिताएं हम 15 दिन तक वो भी करवाते हैं। इसके अलावा आपकी बार हाईकोर्ट ने भी कुछ प्रतियोगिताएं वगैरह कराई है। तो हमारा प्रयास रहता है कि भाई खेल कूद के माध्यम से, सांस्कृतिक प्रोग्रामों के माध्यम से किसी तरह से वकीलों का दिमाग जो एक तनाव मुक्त हो, हमेशा वो रहता है तनाव मुक्त हो और थोड़ा इसको बाहर निकले समस्या, उससे तनाव से, और एक अच्छी जिंदगी जी सके। जी। वकीलों के लिए भी
कॉलोनी की जो मांग थी जी, वह क्या सरकार ने पूरी की? कॉलोनी की मांग भी हमने 2010 में हमारे को कॉलोनी दी थी, 11 में। जी 10 में स्वीकृत हुई थी, 11 में दी थी। और उसके बाद फिर सरकार ने जो मुझसे जो 2010 में बात की थी कि यूआईटी के कर्मचारियों को जिस रेट में कॉलोनी दी है उसी में आपको देंगे, जी। वो दी थी 70 रुपए फीट में अच्छा। यूआईटी के कर्मचारियों को। मेरे टाइम से कहा गया था कि भाई आप एक लिस्ट बना के दे दो वकीलों की जो एलिजिबल हो इसमें, और बार के परमानेंट मेंबर हो रेगुलर। जी जी हमने लिस्ट विस्ट बनाई, ये करी। अब उसके बाद मेरा अध्यक्ष का कार्यकाल, सेक्रेटरी का कार्यकाल खत्म हो गया, नए अध्यक्ष जी आ गए। उस टाइम फिर योजना बदल गई, यूआईटी ने फार्म पकड़ा दिए वकीलों को अच्छा कि ये फार्म भरो, आवेदन करो। फार्म पकड़ा है तो पकड़ा है। वकील की कॉलोनी में सीए को भी भर्ती कर दिया, अच्छा। जो वकील नहीं है हाँ, उनको भी प्लॉट दे डाले वहां पे। और फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे दिए। और इसके अलावा उन्होंने ये जो रेट बढ़ाई, रेट निकाली उसमें, तो 70 रुपए की जगह 380 रुपए रेट कर दी। यानी बढ़ दी 300 रुपए बढ़ा दी सीधी। जी और फिर अलॉटमेंट कर दिए। और फिर कहा लाओ पैसे जमा कराओ फटाफट। ऐसे करते करते इस राउंड रोने में 2013 आ गया। जब मैं अध्यक्ष बना तो दारीवाल जी ने एक अखबार में बहुत बड़ा खड़ा निकलाया, 3 दिन में पैसे जमा नहीं कराए तो कॉलोनी रद्द कर दी जाएगी और आपके 50-50 हजार रुपए जमा कराए जो फॉरफिट कर लिए जाए। जी। हमने राजस्थान हाईकोर्ट गए, वहां से स्टे लाए, और उसके बाद अदालतों में मुकदमेबाजी चलती रही। 2018 में मैं फिर अध्यक्ष बना, फिर हमने आंदोलन किया। जी माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी सिंधिया थी उस टाइम, वो उनकी गौरव यात्रा आ रही थी कोटा में, जी जी तब हमने दबाव बनाया बढ़िया। और उस टाइम हमारी मांग स्वीकृत हुई, 50 करोड़ रुपए ब्याज पेनल्टी के जो सरकार हमारे ऊपर लगा रही थी माफ किया वो हो। हमने माफ कराए। वाह। और बैंकों से जिन लोगों ने कभी आईटीआर नहीं भरा उनको भी कैंप लगा करके लोन दिलवाए। बहुत खूब। और 840 वकीलों 820 वकीलों को प्लॉट मिले, उनकी रजिस्ट्रियां हो गई, उनको लोन मिल गए, उनके पट्टे मिल गए और उनको कब्जा मिल गया जी दारीवाल आवासीय, रानपुर दारीवाल आवासीय योजना में। जी लेकिन वो जो प्लॉट मिले थे ना, वो 2010 तक के से पहले आने वाले वकीलों को मिले थे। जी। अब 10 के बाद 24 होगी, 14 साल हो गए। 14 साल में जितने वकील पहले थे ना उससे ज्यादा वकील आ गए ज्यादा अब। हो गया, सही बात है। क्योंकि अब संख्या बहुत बढ़ रही है प्राइवेट कॉलेज की वजह से। 300 के 250 से 300 वकील हर साल आ रहे हैं। बिल्कुल। उनके लिए भी व्यवस्था करना जरूरी है। यूआईटी को चाहिए कि एक और फिर योजना निकाले, जी वकीलों को भी बाकी के जो बचे हैं उनसे आवेदन ले और उनको भी प्लॉट दे उसी रेट पे जिस पे हमारे को दिए। जी। ये भी हमारी। ये थे हमारे साथ अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष मनोज पुरी जी। मनोज पुरी जी ने अदालत की समस्याओं के बारे में अपनी बात पहुंचाई और साथ ही वकीलों के लिए ये हमेशा तत्पर रहे हैं और 2 बार ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं। और आगे आने वाले समय में सरकार से ही मांग करते हैं कि अदालत परिसर बनाया जाए ताकि सभी व्यवस्थाएं एक जगह माकूम हो सके। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे। नमस्कार। धन्यवाद।